आ जाइए भाई सभी। गुड इवनिंग टू ऑल सभी मेरे यूट्यूब प्रेमी, और मैं आपके लिए हाजिर हूँ यहाँ पर। अपनी प्रेजेंट लगाइए। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है यूट्यूब चैनल पर कुलदीप सर इंग्लिश क्लासेस, इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए एक फ्री बैच लेके चल रहा हूँ जो आज मेरी दूसरी क्लास होगी। तो मेरे दोस्तों, उसी अंदाज में चलते हैं और सीखते हैं बहुत कुछ डिफरेंट। ठीक है, तो आज दूसरी क्लास है। समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो मेरे बेटा, आप समझते हैं कल हमने जो बात की थी वो टेंस की बात की थी। किसकी बात की थी बेटा? टेंस की बात की थी। और हमने कहा था टेंस क्या है? हमने कहा था इट इज अ वर्ब फॉर्म। हमने कहा था ये एक वर्ब की फॉर्म होती है टेंस। ठीक है, इसके बाद में बेटा हमने टाइम के पॉइंट्स भी बताए थे। टाइम के हमने पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। और टाइम के अगर हम पॉइंट्स की हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि जो टाइम है हमारा वो बेटा एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। जो हम फिलहाल जो वर्तमान में होते हैं, जहाँ हमारी ज़िंदगी है चल रही होती है, हमारी सांसें चल रही होती हैं बेटा, उसको हम प्रेजेंट में लेके चल रहे होते हैं। तो अभी का हाल ही का समय हमारा प्रेजेंट का हो गया, और जरा भी हम एक सेकंड भी, एक पल भी पीछे जाते हैं तो प्रेजेंट हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़े भी अगर हम पीछे पहुँचे बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, वही हम थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं प्रेजेंट से, जहाँ हमारी सांसें चल रही होती हैं और जहाँ हमारा जीवन चल रहा होता है, जहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और फिर हम आगे की बात कर रहे होते हैं, कुछ आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक्शन हमारा फ्यूचर का हो जाता है। किसका हो जाता है बेटा? वो एक्शन हमारा फ्यूचर का हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये हमारे टाइम के पॉइंट्स थे। फिर हमने कहा इन सभी के 4-4 भाग होते हैं। इन सभी के 4-4 भाग होते हैं। टोटल हमने बताया कितने भाग होते हैं जी? 12 होते हैं। ठीक, ये बातें बेटा हमारे तुम्हारे बीच में कल हुई थी। फिर हमने उनको डिस्कस भी किया था। किस तरीके से डिस्कस किया था कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन सब के 4-4 भाग, यानी हम कहें तो इंडेफिनिट, या फिर हम कहें कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से हमने 4 इनके भागों का जिक्र किया था। इंडेफिनिट बेटा हमारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं। ये कल हमने जाना फ्रीक्वेंट एक्शंस, या फिर ऐसे कह सकते हैं परमानेंट। कैसे एक्शंस? परमानेंट एक्शंस। ठीक है, कौन से परमानेंट एक्शंस? जिनकी हमें ये पता नहीं कि इन एक्शंस की शुरुआत कब हुई और इनका ये ख़त्म कब होंगे। बिगिनिंग और उनके एंड का हमें कोई पता नहीं। ऐसे एक्शंस किस में आते हैं? हमारे इंडेफिनिट में आते हैं बेटा। आगे अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये हमारे होते हैं टेम्पोरेरीली गोइंग ऑन एक्शन। ठीक है, ऐसे एक्शंस जो कि टेम्परेरी चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एक बात भी बताई थी। ऐसे एक्शंस जैसे मान के चलिएगा, इसी के पास यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्शन है यहाँ पर, और इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं हो रहा था, और इस पॉइंट तक चल रहा है, इसके बाद भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो कुछ खास समय के लिए, ठीक है, चलता है, उसके बाद नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, उसके पहले नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस हमारे क्या होते हैं? टेम्पोरेरीली गोइंग ऑन एक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है, आगे हम बात करें परफेक्ट की, तो बेटा परफेक्ट क्या होता है? ये हमारे कंप्लीट या डन एक्शंस होते हैं। कैसे? कंप्लीट या फिर डन एक्शंस होते हैं। ये बात हमने डिस्कस की थी कल बहुत प्यारे ढंग से। कंप्लीट का मतलब ये है कि कोई एक्शन है ए से बी पॉइंट तक, यानी इसने यहाँ से स्टार्ट हुआ और ए बी पॉइंट पर जाकर के कंप्लीट हो गया। तो ऐसे एक्शंस हमारे क्या होते हैं? कंप्लीट या डन एक्शंस। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें बेटा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट यानी कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस यानी इनकम्प्लीट। तो ऐसे एक्शंस जो कि कंप्लीट भी हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट भी हैं और इनकम्प्लीट भी हैं, दोनों हैं। कंप्लीट, ठीक है, एंड इनकम्प्लीट। इसे बेटा एंड से रेफर कर लेंगे। बोथ मैंने बताया था, बोथ करके बताया था मैंने आपको, बोथ कंप्लीट एंड
इनकम्प्लीट एक्शंस। तो ऐसे एक्शंस जो कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अच्छा, ये जो बेटा टेंस है हमारे इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, आखिर हम इनकी पहचान कैसे करें कि इंडेफिनिट का है या कॉन्टिन्यूस का है या परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है? भाई पहचान होना बहुत ज़रूरी है ना। तो बेटा पहचान होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी पहचान को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, उसी पहचान को मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप कह रहे होंगे क्या हो गया, कहीं डांस पे डांस तो नहीं हो गया? नहीं बेटा, कुछ और हो गया था। आइए चलते हैं, तो समझते हैं चीज़ों को, बहुत प्यार से और सुकून से बेटा समझते हैं। देखिए ज़िंदगी में चाल हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि चाल तो हो धीमी, तेज ना हो ना बहुत धीमी हो, चाल स्लो हो लेकिन स्टडी हो। एक कहावत सुनी होगी आपने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीमा होता है लेकिन लक्ष्य का पक्का होता है, दृढ़ होता है, वो हमेशा जीतता है। ठीक है, तो बड़े कंटेंट के साथ आप इन चीज़ों को सीखें, समझें, जानें। तो बेटा एक मैं आपको बता के चलूँ, इन टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब। और जो बेटा हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं या फिर हमारी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स या फिर हमारी मेन वर्ब्स बताती हैं, इनकी पहचान कराती हैं कि कौन सा टेंस इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब की बेटा जो हेल्पिंग वर्ब जो बनती हैं वो बनती है हमारी बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और बेटा हैव की फॉर्म। किसकी फॉर्म? हैव की फॉर्म। ठीक है, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म की बात करें बेटा तो ये होती है हमारी इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर। ठीक, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, बी, बीन, बीइंग। आप कह रहे सर कहाँ तक ले गए, क्या कर दिया ये, लेकिन ये बेटा बिल्कुल सही है, डिस्कस करेंगे इनको भी ठीक से। अब डू की फॉर्म होती है बेटा, डू की जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी डू, डस, डिड। डू, डस, डिड, ये हमारी डू की फॉर्म होती है। अच्छा, ये जो हैव की फॉर्म होती है बेटा ये होती है हमारी हैज, हैव, हैड। हैज, हैव और हैड, ये बेटा हमारी किसकी फॉर्म होगी? हैव की फॉर्म होगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, अब ये सभी की सभी बी की फॉर्म, अगर बेटा एक चीज़ याद रखना, अगर हमें सीखना है ना तो सीखने के लिए थोड़ा सा हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। यार बिना जुनून के कुछ भी तो नहीं है। अगर जुनून नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी बिग नहीं कर सकते। अगर चैलेंजेस हैं, जुनून है तो कुछ कर सकते हैं, और जुनून है तो सब चीज़ याद भी होती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। अब मैंने कहा बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, याद रखना बेटा ये जो बी की फॉर्म होती है ना, ये जो बी की फॉर्म होती है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है। क्या बनाती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है। समझ रहे हैं आप? या मैं दूसरे शब्दों में आपसे कहना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि बी की फॉर्म के बिना कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी नहीं बन सकता। माइंड में लॉक कर लो, कर लिया? माइंड में लॉक कर लो कि बी की फॉर्म के बिना कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, आ जाओ दूसरी बात। अब आती है डू की फॉर्म। जैसे डू की फॉर्म होती है बेटा डू, डज, डिड, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इंडेफिनिट टेंस बनाती हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ कि डू की फॉर्म के बिना इंडेफिनिट टेंस नहीं बन सकता है तो ये बात बिल्कुल सही होगी। ठीक, इंडेफिनिट टेंस बनाती हैं। अच्छा, मैं बात करूँ हैव की फॉर्म की, हैज, हैव और हैड। अगर बेटा मैं हैज, हैव, हैड इनकी बात करूं तो ये जो हैव की जो फॉर्म होती है, ठीक, ये जो हैव की जो फॉर्म होती है बेटा ये हमेशा परफेक्ट टेंस बनाती हैं। कैसा, कौन सा टेंस बनाती हैं? परफेक्ट टेंस बनाती हैं। परफेक्ट टेंस बनाती हैं। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही? आ रही है? चलिए, अगर आ रही हो तो ठीक है।
अब इतनी बात हमने समझी, बी की फॉर्म कंटिन्यूस टेंस, डू की फॉर्म इंडेफिनिट टेंस और हैव की फॉर्म परफेक्ट टेंस। ठीक है, इनको साबित भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। तो आइए पहले इन बातों को जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। समझ रहे मेरी बात को? जल्दी से आप इनको कॉपी कर लीजिएगा बेटा। चलिए अब मैं आगे लेके चलता हूँ और एक टेबल तैयार करता हूँ। क्या तैयार करता हूँ? टेबल तैयार करता हूँ बेटा। बेटा झक्कास है एकदम, नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाना। ठीक, आइए चलते हैं आगे और चीज़ों को और समझते हैं। ये मैं हटा देता हूँ और चीज़ें साफ हो जाएंगी। बेटा मैं एक टेबल तैयार कर रहा हूँ तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और इधर मैंने यहाँ लिखा इंडेफिनिट और इधर मैंने यहाँ लिखा कॉन्टिन्यूअस और आगे हम बात करने की कोशिश करें, यहाँ लिखा मैंने परफेक्ट और ये हो गया मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, मजा आ जाएगा भाई, बोर मत होना बेटा। ये कहाँ आ गए हम, आ जाओ गीत में मस्त मत हो जाओ भाई, सुनो ध्यान से। बेटा ये लिखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो पहचान करने के तरीके मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, कभी नहीं आप भूलेंगे। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें बेटा, तो मैंने कहा था कि जो डू की फॉर्म होती हैं वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस बनाती हैं, यानी डू, डज और डिड। ठीक है, अब चाहे इंडेफिनिट पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज़ नोट करनी है आपको, क्या कि जब आप डू डज डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह बेटा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? एफर्मेटिव सेंटेंस में आप डू डज डिड का यूज नहीं करते। अच्छा एक दूसरी बात ये भी समझो कि डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह एक बार यूज हो जाएं तो इनके बाद जब आपको मेन वर्ब की जरूरत पड़े तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस बात को नोट कर लो। अब आ जाओ इधर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में चलते हैं बेटा। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं अगर सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव होता है तो। और अगर नेगेटिव होता है तो बेटा हमको पता ही है कि हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट यूज करते हैं या फिर डज नॉट यूज करते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरा पॉइंट आप सभी समझ रहे होंगे। अब आ जाओ बेटा कॉन्टिन्यूस पर। कॉन्टिन्यूस मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि कॉन्टिन्यूस टेंस जब बनाते हैं तो बिना बी की फॉर्म के कभी नहीं बनता। किसकी फॉर्म के बना नहीं बनता? बी की फॉर्म के बना नहीं बनता बेटा कभी भी। अगर हम बी की फॉर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बी की फॉर्म की बात करें बेटा तो याद रखना क्या बताई थी अभी मैंने आपको, इज, एम, आर, वॉज,
वर, बी, ठीक है, बीन और बीन, यही बताया था ना, इच, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन। ओके, तो मैंने कहा कॉन्टिन्यूस टेंस बिना बी की फॉर्म के नहीं बनता। अब आ जाओ देख लो तुम अपनी आंखों के सामने, अगर प्रेजेंट पे आप चलो तो प्रेजेंट की होती है इज, एम, आर, ठीक है, प्रेजेंट की क्या होती है इज, एम, आर। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इज, एम और आर। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं तो बेटा वो अपने साथ V1 प्लस ING जरूर लेता है। क्या लेता है, V1 प्लस ING जरूर लेता है। इसलिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, V1 प्लस ING करना पड़ेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ परफेक्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस हैव की फॉर्म के बिना कभी नहीं बनता। तो हैव की फॉर्म की बात करें तो क्या हो गया, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड की बात करें बेटा, अब हम देखो प्रेजेंट में चलते हैं तो प्रेजेंट की क्या हो गई, हैज, हैव हो गई। भाई प्रेजेंट की कौन सी हो गई हमारी, हैज, हैव हो गई। अब देखो प्रेजेंट की ही हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज और हैव रखना पड़ेगा। ठीक है, हैज और हैव रखना पड़ेगा। और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप, चलिए आगे। अब आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूस पर। अब बेटा इसमें परफेक्ट भी शामिल है और कंटिन्यूस भी शामिल है, यानी ऐसे एक्शंस जो डन भी हैं और इनकम्प्लीट भी हैं। अब डन वालों के साथ तो हमें हेल्पिंग तो लेनी पड़ेगी, तो हैज, हैव तो हमको लेना ही पड़ेगा। हैज, हैव तो हमारे पास है ही है बेटा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस है और परफेक्ट भी है तो कंटिन्यूस के लिए बी की फॉर्म होना जरूरी है, और बी की फॉर्म आनी चाहिए थर्ड फॉर्म के रूप में, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। इसलिए बेटा हमको क्या लगाना है यहाँ पर, बीन लगाना है। समझ रहे मेरी बात को। और हमको पता है कि कंटिन्यूस टेंस ING फॉर्म के बिना नहीं आता, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, यहाँ पर ING जोड़ना है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। अब मैंने ये बेटा ये कहा था, चाहे टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, फॉर्म तो ये काम करती ही करती है भाई, ये असर अपना नहीं छोड़ेंगी। अगर हम बात करें पास्ट की तो आ जाओ फिर। पास्ट में या तो आप वर्ब की ओ हो, देखिए या तो हम वर्ब की क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और नहीं तो बेटा हम क्या काम करते हैं, डिड नॉट का हम यूज कर लेते हैं, डिड लगा लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को आप नहीं। चलिए अगर इसका कॉन्टिन्यूस बनाना हो तो आ जाओ, क्या करेंगे आप, वॉज का और वर का यूज करेंगे, वॉज वर का यूज कर लेंगे, और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या काम करेंगे, ING जोड़ लेंगे। समझे मेरी बात को। अब मैं बात करता हूँ बेटा परफेक्ट की। परफेक्ट पे फिर आ जाओ, पास्ट के परफेक्ट की बात चल रही तो हेड का आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, हेड का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं बात करूं बेटा परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो परफेक्ट में हेड तो आएगा ही आएगा, कंटिन्यूस है तो बी की फॉर्म बीन चाहिए ही चाहिए हमको, बीन हो गया। और इसके बाद में हम क्या काम करेंगे, V1 प्लस ING यूज कर लेंगे। यहाँ तक आई हो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब आ जाओ बेटा फ्यूचर पर। फ्यूचर, अब याद रखो फ्यूचर क्या होता है भाई, फ्यूचर बेटा वो एक्शन होते हैं जो सर्टेन नहीं है। क्या फ्यूचर किसी के हाथ में है यार, नहीं है ना। तो इसीलिए कभी भी फ्यूचर में हम डू की फॉर्म का और बी की फॉर्म का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन डू की फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बी की तो हमारी यूज में आ सकती है। इसीलिए हम फ्यूचर में बेटा हमेशा यूज करते हैं तो विल का और सेल का करते हैं। और विल सेल आप कहेंगे ये क्या चक्कर, तो यानी विल सेल बेटा मॉडल वर्ब होती हैं। क्या होती हैं ये, मॉडल वर्ब होती हैं। और मॉडल वर्ब विल सेल मॉडल ही बताती है इंटेंशंस को, मॉडल ही बताती हैं मूड को आपके का, कोई एक्शन होगा या नहीं होगा या क्या होगा, अनसर्टेनिटी को बताती है। ठीक है, तो समझते हैं आगे। तो बेटा अब इसमें क्या काम करना है, फ्यूचर में चलेंगे तो हमको विल और सेल तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक, विल सेल के बाद में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस बिना बी की फॉर्म के तो बनता नहीं, तो अब क्या काम करेंगे भाई, विल सेल तो आपको लगाना ही होगा बेटा, विल सेल तो आपको
लगाना ही होगा। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमको विल सेल। एक बात और याद रखना, क्या विल सेल के बाद में बेटा, विल सेल के बाद में या किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हमने जैसे ये लगाया, अब आ जाओ यहाँ पर विल सेल के बाद कंटिन्यूस क्या करेंगे, तो हम बेटा बी, ओनली बी का यूज करते हैं, विल बी सेल बी, क्योंकि बी ये बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर हम बेस फॉर्म का यूज करेंगे बी का, और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ लेंगे, आईएनजी जोड़ लेंगे। इसका कॉन्टिन्यूस बन गया बेटा। अब आगे बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट में विल सेल तो आना ही आना है, आना ही आना है विल सेल। तो इसके बाद में सेंटेंस परफेक्ट की बात करें तो बेटा परफेक्ट का भी कुछ वर्ड परफेक्ट बिना हैव के आता नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा। ठीक है, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या V3 भी करना पड़ेगा बेटा। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, तो विल या सेल है प्लस V3। आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूस पर, भाई विल सेल तो आना ही आना है, इसे तो हम भूल नहीं सकते। और परफेक्ट की बात है तो हैव भी हमको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि विल सेल के बाद में बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म कौन सी होती है, ये सब बेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये बेस फॉर्म हो गई, तो विल सेल प्लस हैव। अब बेटा ये कॉन्टिन्यूस का भी है, तो हम क्या करें, और परफेक्ट भी है तो बीन भी आएगा इसके साथ में, और V1 प्लस आईएनजी भी तो आना जरूरी है भाई, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आएगा ही। तो आई होप ये पॉइंट आपके कुछ समझ में आए होंगे, और टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है बेटा वो भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस टेबल को आप बहुत जल्दी से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम बात बढ़ाते हैं। तो बेटा अभी हमने समझा टेंसेस की पहचान, प्रेजेंट की कैसे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की कैसे पहचान करेंगे, कॉन्टिन्यूस की कैसे पहचान करेंगे, परफेक्ट की कैसे करेंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैसे करेंगे मेरे लाडलो। तो आपको पता चल गया किन फॉर्म से, बी की फॉर्म, और ये बी की फॉर्म क्या काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। और हेल्पिंग वर्ब से क्या आइडिया मिलता है, हेल्पिंग वर्ब बताती हैं टेंस, कि कौन सा टेंस हमारे प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, और कौन सा फ्यूचर का है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे बेटा। अब किस कहानी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अब बेटा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा दिल की बात, सुनोगे? बता रहा हूं भाई, इसे हटा दो, दूर पहले रेस तो कर लूं तब सुनना इस बात को। आइए समझते हैं। अब हमें ये समझना है बेटा कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसका थोड़ा रोल समझना है। क्या, हमेशा याद रखिए बेटा, एक हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, तो सब्जेक्ट को हम सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। पहचान कुछ इस तरीके से होती है, जब हम सब्जेक्ट यानी किसी नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और जिसमें एस या एस नहीं होता तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब याद रखना, क्या याद रखियो, अरे यार इधर याद रखो क्या, कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो तो इनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो याद रखो। पहले सब्जेक्ट सिंगुलर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में बेटा प्रोनाउन आते हैं मेरे हिसाब से, मतलब सॉरी देखिए मेरी जरा जीभ घूम गई बेटा, आ जाओ। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है। ठीक है, ये सिंगुलर बेटा हमारे क्या है, प्रोनाउन है, ही सी इट, और एनी नेम, और किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम, या आई कैन से एनी प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, अब आगे बात हमारी प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल में बेटा हमारा आई हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों रोल प्ले कर लेता है, लेकिन फिलहाल इसको हम प्लूरल की तरफ ही लेके चलते हैं। तो आई, और आई के बाद में यू, और यू के बाद में दे, और दे के बाद में बेटा वी, और ठीक है प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। तो बेटा आई यू दे वी ये होते हैं प्रोनाउंस,
ही सी इट ये भी होते प्रोनाउंस। और ये प्लूरल नाउंस जो मैंने लिखा है, जैसे मैंने कहा क्लास, क्लासेस, फैन, फैंस, बोतल, बोटल्स, तो जिसमें एस जोड़ रहे हैं वो प्लूरल नाउन हो गया। तो ये हमारे प्लूरल होते हैं और ये हमारे सिंगुलर होते हैं। तो आंखें और नजरें गड़ा लें थोड़ी सी कि ही सी इट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और आई यू दे भी हमारे प्लूरल किसके रूप में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब आ जाओ बेटा, कहानी को कुछ इस तरह से हम टर्न कर लेते हैं। अब हम समझते हैं क्या, हम चलते हैं बेटा इंडेफिनिट टेंस पर और इनकी बारीकियों को समझते हैं बेसिक लेवल पर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेवल पर, हेल्पिंग वर्ब के लेवल पर। तो बेटा अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें, इंडेफिनिट टेंस की बात करें मेरे बेटा, तो इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो हमारा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बेटा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या काम करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस या आई ई एस जोड़ने का काम करते हैं। आ रही है बात समझे भाई, बिल्कुल। या बेटा ये केवल एफर्मेटिव के लिए वैलिड है, किसके लिए, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है तो बेटा हम क्या काम करते हैं, डू या डज, डू या डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद में हम केवल व केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें हम भूल के भी एस या एस ज्वाइन नहीं करते हैं। भाई क्यों करेंगे बताओ, जब हमने इस डू में ही ई एस जोड़ करके इसको सिंगुलर बना दिया और प्लूरल तो डू होता ही होता है, तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगा ही आएगा। अगर डज भी आ गया तो डज के लिए हमने ऑलरेडी ई एस जोड़ दिया, तो इसे ऐसे ई एस जोड़ कर क्यों हम सिंगुलर बनाएंगे। तो इसलिए याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में डू डज, डू हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो गया, ठीक है। एक चीज याद रखना, नेगेटिव में डू डज जो हो गया हमारा बेटा, ये हो गया किसमें, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो गया और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं केवल, देखो थोड़ा समझो, अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी तो इसमें एफर्मेटिव में V1 प्लस एस एस आई एस। अगर नेगेटिव में अगर हम केवल सिंगुलर की बात करें तो बेटा डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। इसे हम ऐसे हटा लेते हैं, क्या लगाएंगे, केवल डज नॉट लगाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें बेटा प्लूरल सब्जेक्ट की, तो याद रखो प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे केवल हम, किसमें, एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम इसमें डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे बेटा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। किसमें, नेगेटिव, किसमें करेंगे बेटा, सेंटेंस यदि हमारा नेगेटिव होता है या फिर हमारा इंटरोगेटिव होता है। आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक दो सेंटेंस यहाँ देख ले तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा आई राइट या राइट्स अ लेटर, आई राइट या राइट्स अ लेटर। तो बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा आई राइट या राइट्स अ लेटर, तो मेरे लाडलो आई क्या है, मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या हम एस या एस जोड़ते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हम एस या एस जोड़ते हैं। देखो प्लूरल सब्जेक्ट में केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें हम एस या एस नहीं जोड़ते, ठीक है, नहीं जोड़ते। तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमें यहाँ पर राइट्स लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या लिखना है, केवल राइट लिखना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं बेटा आप, बिल्कुल। आइए अगर हम इसका नेगेटिव बनाना हो, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई, या फिर इसे थोड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा ही और राइट या राइट्स अ लेटर। अब मैंने लिखा बेटा ही राइट या राइट्स अ लेटर। अब बेटा सब्जेक्ट की बात करें ही की, तो ही सब्जेक्ट ऐसा हो गया मेरा सिंगुलर। अगर ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया
देखिए सब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन बनते बेटा, हमेशा याद रखना। ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो ही के साथ राइट तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में तो मेरे प्यारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस जोड़ते हैं, हम जोड़ते नहीं जोड़ते। तो बेटा यहाँ पर हमें राइट्स करना होगा, ना कि राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ रहे होंगे। जल्दी से नजरें निकाल लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ा एक स्ट्रक्चर इसका और देख लेते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज लिख देता हूं। अगर अगर मुझे एफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वहीं अगर मेरा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया तो बेटा हमें क्या काम करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, और अगर हमें बात करनी है इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में बेटा हमें क्या काम करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना होता है। तो हम यहाँ पर डू या डस पहले ले लेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट को पुट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में V1 और ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैंने कहा डू या डज यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब बेटा एक बात बताओ, यू क्या है मेरा, यू मेरा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर इस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे डज लगाना है या फिर डू लगाना है, भाई प्लूरल सब्जेक्ट है तो मुझे क्या लगाना है, डू लगाना है। तो यहाँ पे डज हो जाएगा मेरा गलत, ये हो जाएगा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। सर जरा टाइम बताएंगे, होनी चाहिए। तो बेटा आज की क्लास मैं यहीं पर ऐसे विराम दूंगा, थोड़ी सी टाइमिंग में बढ़ा दूंगा, लेकिन आज इतना ही। आई होप अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक पर ठोकें अच्छे से, और अपना जो काम करने होते स्टूडेंट्स के वो काम करें, पढ़ाई लिखाई करें बहुत अच्छे से, अपना मिशन तैयार करें, एक विजन तैयार करें बेटा, टारगेट बनाएं, अपना एक गोल रखें और जंप करें, बहुत बेहतरीन वे में जंप करें। बिकॉज हम पर डे टाइम को लॉस्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं, वो टाइम निकलता जा रहा है, पर डे एक एक सेकंड निकल रही है, वो सब निकल रहा है। तो इस समय का सदुपयोग करें और अपनी स्टडी बनाए रखें, सपने देखें और फिर उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ओके, बिकॉज योर लाइफ अगर ग्रीन है तो एवरीथिंग इज ग्रीन। ओके, ठीक है, मिलते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स माय डियर, बाय, थैंक यू एवरीवन।